90 के दशक के आखिर तक बेंगलोर शहर पेंशनर्स का पैराडाइज माना जाता था। उस वक्त जिंदगी इतनी व्यस्त नहीं हुआ करती थी, समाज में सभी लोग बड़े भरोसे से रहा करते थे। लेकिन फिर एक शख्स की वजह से सब बदल गया। ये कहानी एक सनकी आदमी के बारे में है जिसने पूरे कर्नाटक राज्य में सनसनी फैलाई थी। उसके नाम से ही लड़कियां कांपती थी, सब डर और दहशत के माहौल में जी रही। उसे आते हुए कोई नहीं देख पाता था, मगर वो जब भी आता तब साथ में बड़ी तबाही लेकर आता था। वो खुलेआम लोगों के बीच घूम रहा था और आम लोग तो क्या, कोई पुलिस वाला भी उसे पहचान नहीं पाता। वो अंधेरे में छुपा रहता था, वो दिन में किसी पर हमला करने का इंतजार करता था। हर रोज हमें 50 से 100 कॉल्स आया करते। यहाँ एक गर्भवती औरत पर जानलेवा हमला हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। उसके खौफ से ही सारे लोग अपने घरों में लोहे के मजबूत दरवाजे लगाने लगे। फिर अचानक बेंगलोर शहर बहुत ही खतरनाक दिखने लगा। वो जिस तरीके से औरतों पर हमला करता था वो हर बार बिल्कुल वैसा ही होता था। बड़ों की माने तो वो झाड़ियों में से बाहर आता था, घसीट कर ले जाता था और मार डालता था। इतिहास गवाह है, वो औरतों को जंगली जानवर की तरह बेरहमी से मारता था। हम सोच भी नहीं सकते हैं वो कितना शातिर था। ये काम किसी राक्षस का ही लग रहा था। वो कठोर जानवर जैसा है। चित्रदुर्ग इस जिले का इतिहास करीब 150 साल से भी पुराना है। सच में पहले यहाँ ज्यादातर सिर्फ पहाड़ और जंगल ही हुआ करते थे। आज भी चित्रदुर्ग में जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। तब वहाँ सिर्फ 3 ही पुलिस स्टेशन थे, एक टाउन पुलिस स्टेशन, एक रूरल पुलिस स्टेशन और एक फोर्ट पुलिस स्टेशन। उन दिनों पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ बड़े अफसरों की संख्या भी बहुत कम थी। तब कोई संगीन जुर्म नहीं हुआ करता था। कभी कहीं कोई जुआरी पकड़ा जाता या कभी सिनेमा हॉल में कोई सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता था। चित्रदुर्ग में एक सरकारी कर्मचारी रहा करती थी। उसका नाम दिव्या था। बहुत ही अच्छे और विनम्र स्वभाव की थी वो। उस वक्त वो कुछ 35-40 साल की रही हो। ये बात लगभग सुबह के 11:15 बजे की है। बस से उतरने के बाद 1 किलोमीटर तक का रास्ता ऐसा था जिसके दोनों तरफ कांटेदार बाड़ लगे थे। वो एकदम सुनसान जगह थी। उस रास्ते से शायद ही किसी का आना जाना होता था। दिवाली के लिए उन्होंने ऑफिस जाते वक्त जो गहने पहन रखे थे वो अब तक उतारे नहीं थे। तो दिव्या मैडम बस से उतरने के बाद उस रास्ते पर शायद 2 मिनट ही चली होंगी। मैं बिना वक्त गंवाए वहाँ पहुँचा और जो देखा वो बहुत ही मार्मिक था। उस वक्त मैं वहाँ एक सर्कल इंस्पेक्टर था। सारी जानकारी लेने के बाद मैं रूरल पुलिस स्टेशन पहुँचा। वहाँ जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी वो खुद काफी सदमे में था। जब मैं वहाँ पहुँचा तब दिव्या मैडम सड़क पर बैठकर रो रही थी और यकीन मानिए उनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ तो उसने कहा एक 20-25 साल के लड़के ने मुझ पर पीछे से आकर हमला किया, जबरदस्ती करने और मारने लगा। बार बार कह रहा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। इन बातों से हमें पता चलता है कि उसने वहाँ दिव्या पर जो हमला किया वो उसका बलात्कार करने के इरादे से ही किया था। दिव्या मैडम ने जो बयान दिया उसके मुताबिक उस लड़के ने कसकर मुंह दबा दिया था ताकि वो कोई आवाज न कर सके। वो उन्हें झाड़ियों में ले गया और उसने उनका मुंह दबाकर बदन में जो कपड़े थे सारे फाड़ डाले और उन्हें वहीं आसपास झाड़ियों में फेंक दिया। उसने कान की बाली खोल कर नहीं निकाली, खींच कर निकाली, जोर से खींची। खोल कर निकालने और खींचने में बहुत फर्क है। खींचते वक्त कान के छेद फट गए, फिर भी उसने रहम नहीं की। फिर उसने उसके चेहरे पे घूंसा मारा, उसका चेहरा सूज गया। आसपास मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन उसे डर लगा कि वहाँ पर उसे कहीं कोई रंगे हाथ पकड़ न ले, इसलिए गहने वगैरह लूटकर वो दिव्या को खून में लथपथ छोड़कर वहाँ से भाग गया। वो रास्ते पर पड़े हुए मदद की भीख मांग रही थी, मगर सारे गांव वाले गूंगे बहरों की तरह तमाशा देख रहे थे। वो कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाइए। वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं इस जगह पर और रुकना नहीं चाहती। उसने पुलिस कंप्लेन या उसे सजा दिलाने की बात ही नहीं की। बार बार कह रही थी कि अब मैं इस समाज का सामना नहीं कर सकती। वो अंदर से टूट चुकी थी। हमने पानी से उनका मुंह धोया, पहनने को कपड़े दिए और ले जाकर उन्हें बड़े पेड़ की छांव में बिठाया। फिर हमने उन्हें हौसला दिया ताकि वो हिम्मत से काम ले सके। अपने गले का हार, कान की बाली और पायल छीने जाने के अलावा उसने कभी भी यौन अत्याचार या बलात्कार का कोई जिक्र नहीं किया। भले ही दिव्या के साथ हुई लूट की शिकायत गांव के पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुकी थी, लेकिन हमने उस वक्त इसे अखबारों में नहीं छापा था क्योंकि हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक घटना जिसने पूरे जिले को ऊपर से नीचे तक
बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था, जो पल्लवी नाम की एक छात्रा के साथ घटी थी। पल्लवी एक नाबालिग लड़की थी। वो दिसंबर का महीना था, यानी दिन छोटा और रात लंबी होती है, जिससे शाम को अंधेरा जल्दी होता है। वो जब आटा लाने चक्की पर जा रही थी तब थोड़ी रोशनी थी। उस वक्त चित्रदुर्ग में बहुत कम आटा चक्की हुआ करती थी। उस शाम वो आटा लेने चक्की में जाने के लिए लगभग 6 बजे के करीब निकली थी, लेकिन फिर वापस ही नहीं आई। बहुत देर से लड़की घर लौटकर नहीं आई, ये सोच के उसके घर वालों ने आस पड़ोस के सभी घरों में उसके बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन पल्लवी ना तो किसी पड़ोसी के यहाँ गई थी और ना ही किसी दोस्त के घर पर गई थी। वो सड़क चित्रदुर्ग से तुरनावुर की ओर जाती थी। वो एक छोटी मगर पक्की सड़क थी, करीब 8-10 फीट ही चौड़ी होगी। एक तरफ पक्की सड़क और दूसरी तरफ नाली थी। नगर पालिका के पास उस वक्त साधन नहीं थे कि वो रात में स्ट्रीट लाइट्स लगा दें। लड़की 6 तारीख की शाम को गायब हुई, लेकिन परिवार ने शिकायत दर्ज नहीं की। 7 तारीख की शाम को उन्होंने शिकायत दर्ज की। लड़का लड़की साथ में भाग जाने के मामले काफी आम थे। आमतौर पर लोग नाक कटने के डर से उनके गुम होने की शिकायत भी दर्ज नहीं करते थे। उन्हें जब पता चलता तब वो लड़का लड़की की शादी करा देते या फिर अलग कर देते, इसलिए वो जल्दी पुलिस स्टेशन नहीं आते थे। सोचते किसी ने भगा लिया होगा। घटना घटी थी 6 दिसंबर 1996 को और हमारे पास उसकी खबर आई थी तारीख 8 दिसंबर 1996 रविवार के दिन, यानी ठीक उसके 2 दिन बाद। यहाँ एक पुरानी दीवार थी। हम यहाँ से जाते थे और यहाँ एक इमली का पेड़ था और यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ थीं। आप यहाँ पर जहाँ भी देखें जंगली पेड़ पौधे उग गए हैं। दक्षिण की तरफ उसका सिर था और लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। उस पर कपड़े बिल्कुल नहीं थे। जिस पुलिस वाले ने हमें सुबह खबर दी थी उसने लाश को एक चादर से ढक दिया था। उन्होंने लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और उसके कपड़े फोर्सिबली फाड़ दिए थे। उसका चूड़ीदार नजदीक की झाड़ियों पर पड़ा था और उसका कुर्ता भी आसपास की झाड़ियों में था और उन सब कपड़ों पे वीर्य के धब्बे थे। देखते ही मैं समझ गया था कि वो एक नाबालिग लड़की थी जिसे कुछ बदमाशों ने रात में अगवा कर लिया और सामूहिक बलात्कार करके उसका गला दबाया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और मुझे लगता है 2 से ज्यादा लोगों ने उस पर अत्याचार किया था। 2 होंगे, 3 होंगे या 4 भी हो सकते थे। दूसरी अहम बात ये थी कि दिसंबर में तूफानी मौसम की वजह से आसमान में बादल छाए हुए थे और कुछ दिन धूप नहीं खिली थी। इससे हुआ ये कि लाश सड़ने की क्रिया धीरे हो रही थी। एक घायल जिंदा शख्स 34 घंटे के बाद मरा हुआ मिला था। लाश बिल्कुल ताजी थी, जैसे कि उसी रात में मारकर फेंका था। जमीन पर दबाए जाने की वजह से उसकी पीठ पर खून के धब्बे जम गए थे। मतलब ये कि किसी खुले मैदान में ले जाकर उसका बलात्कार किया गया था। हर छोटी छोटी बात को लिख लेने के बाद हमने उसकी लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। बहुत कम उम्र की थी, मरी हुई मिली और आधी नंगी भी। और डॉक्टर्स ने लिखा है कि वो स्मॉदरिंग की वजह से मरी। स्मॉदरिंग का मतलब है कि नाक और मुंह का बंद होना, जिसकी वजह से फेफड़ों में हवा नहीं जाती और मौत हो जाती है। उसके होठों के अंदरूनी हिस्से में चोटें थीं, जिससे ये पता चलता है कि उसके होठों को बहुत ताकत से दबाया गया था और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दम घुटने की वजह से मौत हुई और उसका बलात्कार हुआ था। वो 6 तारीख की शाम को मर गई थी और उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें दिखाई दी थी। उससे पता चलता है कि क्या हुआ होगा और वो रोकने के लिए बहुत लड़ी होगी। पूरे जिले को एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी घटना न कभी देखी न कभी सुनी, इसलिए हम लोगों ने विस्तार से पूरी घटना को अखबार में छाप। लोगों में बना डर का माहौल। पल्लवी नाम की नाबालिग लड़की को कुछ अनजान बदमाशों ने अगवा कर लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती और लैंगिक अत्याचार करके मार दिया। फिर लाश को शहर के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। चित्रदुर्ग जिले ने तब तक पूरे इतिहास में इतने भयानक हादसे को कभी नहीं देखा था। हर आदमी को उसके घर की औरतों की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। पल्लवी के कान में जो बाली थी और पाँव में जो पायल थी, दोनों ही वहाँ से गायब थी। अगर वो हाथ आ जाती तो तहकीकात को एक सही दिशा मिल सकती थी। गौर करने वाली बात ये थी कि उसकी पायल के ऊपर A1 का मार्क बनाया हुआ था। ठीक वैसा ही उसकी बहन की पायल पर भी था, क्योंकि उन्होंने उसे एक ही जगह बनवाया। हम पुलिस डिपार्टमेंट में आमतौर पर एक क्राइम स्टाफ यानी एक स्क्वाड बनाते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की टीम होती है। हम उन्हें पूरे शहर के चोर उचक्के,
बदमाश और ठगों के बारे में जानकारी लाने के लिए कहते हैं। उस वक्त पूछताछ करते वक्त हमें पता चला कि कुछ आदमी थे जो टोल गेट के पास लड़कियों पर हमला करते थे। उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उन्हें वीराने में ले जाते और उनसे उनके सारे पैसे छीनते और फिर बलात्कार करके भाग जाते। ऐसे लोगों की जानकारी हमें मिली थी। उन इलाकों में ऐसे बदमाशों का आना जाना लगा रहता था। अफवाहों के आधार पर पुलिस ने उन संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन जब उन्हें हफ्ते 10 दिन बाद भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई तो चित्रदुर्ग की जनता में पुलिस के प्रति गुस्सा बढ़ने लग गया। ये सामूहिक बलात्कार था या एक आदमी ने किया था, पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला था। पुलिस तो शुरुआती दिनों में बस इंतजार ही कर रही थी और तब लोग गुस्सा होने लगे। पल्लवी की हत्या हुए जब करीब 1 महीना बीत गया था तब एसपी के ऑफिस में एक बेनाम चिट्ठी आई। हमारे पास एक बेनाम चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि इस घटना में जाने माने लोगों के बच्चे शामिल हैं। उसमें बताया गया था कि एक हेडमास्टर का बेटा भी शामिल है, जाने माने डॉक्टर का बेटा शामिल है। इस चिट्ठी के आधार पर आगे की जांच होने वाली है, ये बात हम एसपी ऑफिस गए थे तब एसपी साहब ने खुद बताई थी, जिसके आधार पर हमने फिर कुछ संदिग्धों के नाम अखबार में छाप दिए थे। मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। अगर उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी होती तो मैं खुद गिरफ्तार करने जाता। तहकीकात में प्रभावशाली लोगों का जिक्र आया, इसलिए तरह तरह की बातें फैलने लग गई। कौन हो सकते हैं ये प्रभावशाली लोग? डॉक्टरों के बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी, इंजीनियर्स के बच्चे थे या टीचर्स के बच्चे हो सकते थे। पुलिस ने ऐसे लोगों की एक चेकलिस्ट बनाई थी जिसमें तकरीबन 50 या 60 नाम थे। हमने किसी बड़े आदमी के बच्चे को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। मेरे रहते तो नहीं, मेरे बाद किसी को बुलाया या छोड़ा होगा तो मुझे नहीं पता। इस खबर का अंजाम ये हुआ कि पुलिस की पूरी जांच पड़ताल और खुद पुलिस अधिकारी भी सबके सब शक के घेरे में आ गए और अजप्पा की सारी तहकीकात और छानबीन के ऊपर ही इल्जाम लगा। वो ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अखबारों में ऑफिसर के तबादले की बात लिखी। पल्लवी की हत्या धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर लोग एक साथ भारी विरोध करने इकट्ठा हुए। जोरदार नारेबाजी करके अपनी आवाज ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद चित्रदुर्ग में एक दिन का बंद शांति और धैर्य से संपूर्ण तरीके से सफल रहा। कोई विरोध नहीं हुआ था, सिर्फ अखबारों में ही ऐसा छपा था। पत्रकारों के लिए एक ही सबसे ज्यादा जरूरी बात थी और वो ये कि मेरा तबादला होना ही चाहिए। पत्रकारों को सिर्फ एक बलि का बकरा चाहिए था और अक्सर वो पुलिस वालों को ही बलि का बकरा बनाते हैं। लेकिन तब तक सरकार के ऊपर भारी दबाव बन गया था। सीआईडी या सीबीआई को केस सौंपे जाने की मांग हो रही थी, इसलिए 1 महीने में ही अजप्पा का चित्रदुर्ग से तबादला हो गया। जब ये चर्चा हो रही थी कि सीआईडी में ये केस किसी को सौंपना चाहिए, तब उन्हें पता चला कि मैं चित्रदुर्ग जिले से हूँ, तो केस की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप दी। क्योंकि चित्रदुर्ग पुलिस को जांच में कोई भी सुराग नहीं मिला था, तब सीआईडी ने उस बेनाम चिट्ठी को हटाकर नए सिरे से केस की छानबीन शुरू कर दी। जब डीवाईएसपी राजप्पा और उनकी टीम चित्रदुर्ग आई, तब उन्होंने जांच शुरू की कि क्या इस तरह की घटनाएं और कहीं भी हुई हैं और क्या किसी औरत पर इस तरह का हमला हुआ है। वो दिव्या पर हुए हमले और गांव के पुलिस स्टेशन में मौजूद उसकी जानकारी से अनजान थे। उसे तो बस लूटपाट का मामला दिखाया गया था। कभी भी किसी को ये नहीं लगा कि दोनों मामले जुड़े हो सकते हैं। लेकिन पल्लवी के गायब होने से सिर्फ 2 दिन पहले ऐसा ही एक और हमला हो। सीआईडी टीम को एक खबर मिल गई कि पल्लवी के गायब होने से सिर्फ 2 दिन पहले उस जगह के पास ही में एक दूसरी लड़की पर हमला हुआ था। हमें ये भी जानकारी मिली कि जिस लड़की पर हमला हुआ था वो किसी दूध वाले की बेटी थी। कुल मिलाकर हमें आसपास के गांव में 4 दूध वालों का पता चला। सबसे जरूरी बात, मैंने ये पता करने को कहा कि उनमें से किसी दूध वाले की बेटी वयस्क तो नहीं है, और तब मुझे किसी आदमी ने ये बताया कि उनमें से एक दूध वाला है जिसकी बेटी की उम्र कम है। तो फिर मैंने तुरंत ही उसे पूछताछ के लिए अपने पास बुला लिया। 4 दिसंबर 1996, मतलब पल्लवी के लापता होने से ठीक 2 दिन पहले, चित्रदुर्ग की एक दुकान में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था गीता।
गीता के पिता कुछ घरों में दूध पहुंचाते थे। वो शाम को लौटते समय गीता से दुकान पर मिलते, फिर दोनों साथ घर जाते थे। पूछताछ करने पर उसने बताया कि हाँ सर, मेरी बेटी है गीता, उसके साथ भी गलत हुआ था। दिसंबर की 4 तारीख को मेरी बेटी रोज की तरह काम पर गई थी और मैं शाम को उसे वहाँ से घर ले जाने के लिए गया था। उसके पिता एक दवा की दुकान पर दवा लेने के लिए रुक गए, लेकिन गीता को आगे बढ़ते रहने के लिए कहा और वो अभी बस थोड़ी दूर ही गई होगी। जब वो जा रही थी, उसने देखा एक टोपी पहना हुआ आदमी सामने की तरफ से आ रहा और वो चुपचाप निकल गया। खतरे से अनजान गीता ये सोचकर आगे बढ़ती रही कि उसके पिता उसके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे देखा तो वही टोपी वाला आदमी था। गीता अचानक बहुत ज्यादा डर गई। उस आदमी को अपना पीछा करते देख गीता डर के मारे दौड़ने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। पीछे से आकर उसने गीता के बाल पकड़कर उसे खींच लिया। गीता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तब उसने 2 उंगलियों से उसके गले की सांस की नली कसकर दबाई और उसके कान में बोला, खुद को बहुत होशियार समझती हो, क्या लगता है यहाँ से भाग सकती हो? उसका गला दबा कर रखा था तो वो चिल्ला नहीं पाई। फिर उसे जमीन पर पटक दी। खुद को बचाने की कोशिश में गीता ने उसके बाल पकड़ने चाहे और इस दौरान उसकी टोपी गिर गई। तभी उसने देखा कि उसके बाल एक पुलिस वाले की तरह थे, यानी साइड से बिल्कुल छोटे कटे हुए। गीता ने बहुत कोशिश की पर उस आदमी के बाल नहीं पकड़ सकी और तभी उसने अपने पिता के आने की आवाज सुनी। उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और वो चिल्लाई। पीछे से आ रहे उसके पिता ने एक पत्थर उठाया और उस आदमी की तरफ फेंका। अपने पिता को आता देख गीता को थोड़ी सी हिम्मत मिली और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस आदमी को जोर से धक्का दिया। जब उसे कुछ पत्थर लगे तब वो बुरी तरह डर गया कि लोग उसे पकड़ लेंगे और वो फौरन झाड़ियों में कूदकर भाग गया। उन्हें इस बात का शक था कि हमलावर कोई पुलिस वाला हो सकता है। वो डरी हुई थी कि अगर कोई पुलिस वाला निकला तो ये बड़ी मुसीबत को न्योता देने वाली बात होगी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि अगर ये बात सच हुई तो फिर क्या होगा। गांव के लोगों की अपनी अलग अलग तरह की आशंकाएं हैं कि हमें मामला बढ़ाने की जरूरत क्या है। अब लड़की तो सुरक्षित है ना, इसलिए वो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। तो भरोसा दिलाने के बाद हमने उसकी बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया। बेटी ने भी बिल्कुल वही सब बातें विस्तार से बताई जो कि उसके पिता ने बताई थी, लेकिन उसने एक जरूरी बात भी बताई कि वो आदमी उसे दोबारा दिखाई दिया। हमने उससे पूछा कि कहाँ देखा, तो उसने कहा कि सर वो मुझे चित्रदुर्ग स्पोर्ट्स ग्राउंड में दिखाई दिया था। हमने पूछा वहाँ क्यों गई थी, तो उसने कहा कि अब मैं होमगार्ड्स के लिए काम करती हूँ, तो मुझे गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड के लिए बुलाया गया था, इसलिए होमगार्ड होने के नाते परेड में गई थी। छोटे शहरों में होमगार्ड की नौकरी पुलिस वालों की जैसी ही मानी जाती है और एक होमगार्ड को भी उसी सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसी घटना घटने के बाद गीता की दोस्त ने उसे होमगार्ड में भर्ती होने की सलाह दी थी। उस पर हुए हमले के कुछ ही हफ्तों बाद गीता ने होमगार्ड ज्वाइन किया। उसके ज्वाइन होने के तुरंत बाद ही जनवरी में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड शुरू हो गई। उसने कहा 22 तारीख को वो रिहर्सल परेड में प्लाटून में सबसे आगे यानी पहले रो में थी। कुछ पुलिस ट्रेनी मैदान तैयार करने में जुटे हुए थे। मैदान तैयार कर रहे थे मतलब चूना पाउडर लेके ट्रैक की लाइन बना रहे थे जहां से मार्चिंग होने वाली थी। और परेड की रिहर्सल करते हुए गीता ने एक ट्रेनी को देखा और झट से पहचान गई कि उस पर हमला करने वाला यही आदमी। क्योंकि जिस वक्त उसने गीता का मुंह दबाए रखा था, उस वक्त वो उससे सिर्फ 1 या 2 इंच की दूरी पर था, तो वो चेहरा गीता कभी भूल नहीं सकती है। इसलिए वो पुलिस वाला है, ये बात पक्की हो चुकी थी। वो बहुत डर गई क्योंकि उसका शक बिल्कुल सही निकला कि वो हमलावर पुलिस वाला था। वो डर से कांपने लगी। उसने वहाँ किसी को ये बात नहीं बताई, लेकिन घर पर अपने पिता को बता दी। जब सीआईडी को ये पता चला तो उन्होंने गीता से पूछा कि अगर हम उसे तुम्हारे सामने लाते हैं तो तुम उसे पहचान लोगी? गीता ने कहा जरूर पहचान लूंगी। क्योंकि अब हमें इतनी बड़ी जानकारी मिल गई थी, इसलिए हम लोगों ने तुरंत ही उस आदमी को बुला लिया जिस पर उस दिन रिहर्सल परेड के लिए मैदान तैयार करवाने की जिम्मेदारी थी। तो हमने उसे पूछताछ के लिए बुलाया।
तब उसने हमें बताया कि रिहर्सल परेड का मैदान वो 4 नए रिक्रूट्स के साथ तैयार कर रहा था। राजप्पा ने तभी उस आदमी से कहकर उन चारों रिक्रूट्स को पहचान के लिए सरकारी गेस्ट हाउस पर लाने के लिए कहा। गीता और सीआईडी ऑफिसर्स पहले ही गेस्ट हाउस के अंदर थे और वो रिक्रूट्स बाहर थे। गीता को उन्होंने खिड़की के पीछे बैठाया था और उस दिन मैदान में ड्यूटी पर जो रिक्रूट्स थे उन्हें बाहर परेड करने को कहा गया। सीआईडी ने देखा कि उन 4 लोगों में से वहां सिर्फ 3 लोग ही आए हैं। फिर उन्होंने उन तीनों को वहां मामूली काम दिए, जैसे पत्थर हटाना, झाड़ू लगाना, इस तरह के काम दिए। उन्होंने गीता को अंदर रहकर ही उन लोगों को देखने के लिए कहा, क्योंकि वो सीधा उसे उसके सामने नहीं ले जा सकते थे। जैसे ही वो 3 रिक्रूट वहां आए, गीता ने तुरंत उन्हें देखकर बताया कि वो हमलावर इनमें से कोई नहीं है। उस वक्त वो बहुत डरी हुई थी। जब हमने चौथे आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो अपनी साइकिल से आता ही होगा। बस कुछ ही देर में वो चौथा आदमी वहां पहुंच गया, लेडीज साइकिल पर। उसे देखते ही गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। ऑफिसर्स ने गीता का डर पहचान लिया। जैसे ही वो अपनी साइकिल रख के मुड़ा, गीता बोलने लगी, यही है वो, यही है वो, यही वो दरिंदा है सर। जब हमने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग लेने वाला एक नया रिक्रूट है और उस नए रिक्रूट का नाम है उमेश रेड्डी। मैं 10 जुलाई 1996 को डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व फोर्स में भर्ती हुआ था। मेरे ज्वाइन करने के 2 महीने बाद उसने DAR ज्वाइन किया था। उसने कहा वो सिविल पुलिस की तरफ से भर्ती हुआ है और हमने मान लिया। वो एक अच्छा आदमी था। जब वो हमारे साथ था तब उसे कोई भी बुरी आदत नहीं थी, जरा भी नहीं। गुटखा हुआ, सिगरेट हुआ, कुछ नहीं लेता था, सबसे अच्छे से रहता था। जब हम आए तब नए बैरक्स खुले थे, उसे हम जेल क्वार्टर्स कहते थे। हम वही रहते थे। उसके साथ कोई नहीं रहता था, अकेला रहता था। वो हमेशा अपना कमरा लॉक रखता था, अकेला अंदर जाता था, अकेला बाहर आता था, न किसी के कमरे में जाता और न ही किसी को अपने कमरे में आने देता। साइकिल थी उसके पास, अपनी साइकिल पर हमेशा अकेला घूमता था। कहीं भी जाना है साइकिल पर ही जाता था, कभी किसी से बात नहीं करता था। वो एकदम अकेला था। उससे मेरी जान पहचान इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग हिंदी नहीं बोलते थे, सिर्फ हम दोनों ही बोलते थे। वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा था क्योंकि पहले CRPF में ट्रेनिंग ले चुका था, मतलब उसे सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। कसरत अच्छी करता था, रनिंग अच्छी करता था, काफी फिट था वो। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि CRPF में उसकी पोस्टिंग कहाँ, क्योंकि एक बार CRPF में उसकी पोस्टिंग कश्मीर में। CRPF की ट्रेनिंग के बाद जब उसकी कश्मीर में पोस्टिंग हुई तब उसे एक कमांडेंट के घर के बाहर एक गार्ड की ड्यूटी दी गई थी और उसी ड्यूटी के दौरान उसने कमांडेंट की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। वो वहाँ से भाग निकला क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो बचेगा। वो किसी तरह वहाँ से भाग गया। चित्रदुर्ग आकर वो पुलिस ट्रेनिंग में भर्ती हो गया। पुलिस ट्रेनिंग शाम 6 बजे तक होती है। उसके बाद 8 बजे तक वो सब फ्री रहते हैं। 8 बजे उनका रोल कॉल होता है। तो किसी को नहीं पता था कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे 2 घंटे उमेश रेड्डी कहाँ जाता था, क्या करता था, किससे मिलता था। 6 दिसंबर की शाम को भी किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा था। कोई जानकारी नहीं थी। दिसंबर 96 में एक स्पोर्ट्स मीट हुई थी। पुलिस की एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है, पूरे 3 दिन तक चली थी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। स्पोर्ट्स मीट खत्म होने पर वो हमारे पास आया, सब बंद होने के बाद तकरीबन 7:30 बजे। उसकी आंख के ऊपर चोट लगी थी। हमने उससे पूछा, क्या उमेश रेड्डी ये कैसे हुआ? तब उसने हमें उस चोट की ये वजह बताई कि वो टेबल हटा रहा था, तब उसे टेबल से चोट लग गई। कौन सा टेबल पूछा तो कहा स्पोर्ट्स मीट के टेबल को जब वो हटा रहा था तभी फिसल कर टेबल से टकरा गया। उसने बताया था कि टेबल हटाते वक्त ही उसकी आंख पे ये चोट लग गई और उन्हें उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो गलत साबित हो। अब जबकि गीता अपराधी को पहचान चुकी थी तो पुलिस ने गीता को थाने में बुला लिया। जब वो पुलिस थाने पहुंची तो वहां उसे उमेश के सामने खड़ा किया गया। उसे देखकर गीता थोड़ा पीछे हटी। वो डरी हुई थी, फिर भी उसने पुलिस को कहा कि ये वही आदमी है जिसने मुझ पर हमला किया था। और इल्जाम से बचने के लिए उमेश ने पुलिस से कहा कि वो और गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों साथ में घूमना फिरना भी पसंद करते हैं और ये इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि ये मुझसे गुस्सा है और इसलिए मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। ये सुनकर गीता ने तुरंत पुलिस वालों से कहा, इससे पूछिए मेरा नाम क्या है, इसे तो मेरा नाम तक नहीं पता होगा। तो अब पुलिस वालों ने उमेश से कहा कि बताओ तो इस लड़की का नाम क्या है, जानते हो? लेकिन वो गीता का नाम नहीं बता पाया क्योंकि उसे तो नाम पता ही नहीं था। बस उसका झूठ पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पल्लवी के केस में कुछ गहने गायब हुए थे तो हमने सोचा कि अब उनके बारे में
कुछ पता चलेगा, इसलिए उमेश के कमरे की तलाशी लेने हम उसे उसके कमरे पर ले गए। पुलिस को ये शक था कि जिस आदमी ने गीता पर हमला किया था उसी ने पल्लवी पर हमला करके उसकी हत्या की होगी। पुलिस पल्लवी के कान की, सोने की बाली और A1 लिखी हुई पैरों की पायल ढूंढने के इरादे से गई थी, लेकिन जब पुलिस वाले उसके कमरे में गए तब तो उनके होश ही उड़ गए। पुलिस पल्लवी के कान की, सोने की बाली और A1 लिखी हुई पैरों की पायल ढूंढने के इरादे से वहाँ गए थे। कमरे में एक बड़ा बैग पड़ा था। हमने उस बैग को खोला। वो बैग तो पूरी तरह औरतों के हर तरह के कपड़ों से भरा हुआ था। उसमें ब्रा थे, अंडरवेयर थे, पेटीकोट थे, यही सब सामान था। ये सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। उसके कमरे में तो औरतों के अंडरगारमेंट्स का ढेर लगा हुआ था। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो गए। जब हमने पूछा कि ये सब सामान उसके कमरे में क्यों था, तो उसके बैचमेट ने हमें बताया कि वो रात को यही कपड़े पहनकर सो जाता था। उसका अजीबोगरीब बर्ताव और वो गीता पर हमला करना, उसके बाद औरतों के इतने सारे कपड़े पाए जाना, इससे मुझे यकीन होने लगा कि वो सब जुर्म करने वाला मुजरिम यही आदमी हो सकता है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता। लेकिन हमें वहाँ पर पल्लवी से जुड़ा हुआ कोई सामान नहीं मिला। जब हम उसकी तहकीकात कर रहे थे तब देखा जाए तो हमारी जांच सिर्फ उसके कमरे तक ही सीमित थी। उसके गांव नहीं गए थे हम। हमें वहाँ जाना चाहिए था। अगर हम वहाँ जाते तो हमें और भी बहुत सी जानकारी मिल जाती, लेकिन हम वहाँ गए ही नहीं। उमेश रेड्डी का नाम दरअसल बीए उमेश था और उसका जन्म मई 1973 में बसपना मालिगे में हुआ, जो चित्रदुर्ग के पास है। बसपना मालिगे गांव उस वक्त काशीपुरा नाम से जाना जाता था। ज्यादातर लोग या तो किसान थे या फिर दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। उन दिनों सिर्फ उमेश रेड्डी का परिवार ही नहीं बल्कि गाँव के सभी लोग बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। उमेश रेड्डी का परिवार तो बिल्कुल एक आम परिवार जैसा था। शुरुआत में उनके पास कुछ 20-30 एकड़ जमीन थी। जमीन होने के बावजूद पानी की कमी से वो साल में 1 या 2 फसल ही उगा पाते थे। घर और आंगन मिलाकर उनके पास करीब 100 स्क्वायर फुट की जमीन थी। लेकिन आज उनका घर खंडहर बन गया है। और अगर उसकी माँ की बात करें तो वो बहुत मिलनसार थी। वो सभी के साथ मिलजुल कर रहती थी और कभी दोपहर में उन्हें खाली वक्त मिल जाता तो वो दूसरी औरतों से बातें करने चली जाया करती थी। उनका सबके प्रति स्नेह था। वहीं उमेश रेड्डी का बाप बहुत गुस्से में रहता था, हमेशा गाली गलौज किया करता था। उससे जो भी बात करता था उससे उसका झगड़ा हो जाता था। वो दूसरों के बीच झगड़ा करवाता था। शराब पीने की वजह से अक्सर दूसरों के साथ उसकी हाथापाई हो जाती थी। उमेश रेड्डी के 3 भाई थे और 1 बहन थी। हमने तो सिर्फ उसके सबसे बड़े भाई और सबसे छोटे भाई को देखा है, दूसरे बड़े भाई को कभी देखा ही नहीं। कहते हैं उसका दूसरा बड़ा भाई एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कब मरा और कहाँ मरा। उसकी बहन अपने ससुराल में रहती है और इन लोगों से उसका ज्यादा संपर्क नहीं होता। लेकिन उसके भाई आज भी अपने खेत में काम करते हैं और वहीं पर रहते भी हैं। उनसे बात करने के पहले हमें 2 बार सोचना होगा, क्योंकि ना तो उनके हालात अच्छे हैं और ना ही उनके पास कोई जाता है। जब भी कोई उनके पास जाता है तो उसके साथ वो मारपीट कर लेते हैं या फिर झगड़ा कर लेते हैं। इन्हीं वजहों से लोग उनसे दूर रहना बेहतर समझते हैं। उनके बारे में बात करना मुसीबत मोल लेना है। हमारे गाँव में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। उमेश रेड्डी और मेरे बड़े भाई साथ में पढ़ते थे। अगर उनकी माने तो उमेश स्कूल में पेन, पेंसिल और किताबें वगैरह चुराया करता था, खासकर लड़कियों की। ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए किताबें चुराता था। उसकी वजह से लोग परेशान होते थे और ये देखकर उसे मजा आता था। चोरी करने की उसकी वजह यही थी। हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे के पास एक बहुत अच्छी नौकरी हो, वो अच्छा कमाए, अपने बाप को सम्मान दिलाए। लेकिन उमेश का बाप ये मानता था कि जिंदगी जीनी है तो आज जियो, कल किसने देखा है। और अपने बेटे की गलती पर उसे सजा नहीं देता था, बल्कि उसे सपोर्ट करता था। वो बाजरा चुराता, मूंगफली चुराता, लोगों के घर के बाहर जो बकरियां बंधी होती वो रात को चुराकर उन्हें बेच देता। उन दिनों एक बकरी की कीमत थी 500 से 800 रुपए, जो आज के करीब 8000 से 10,000 के बराबर है। 50 रुपए की चीज गायब हो जाए तब भी लोग बहुत परेशान हो जाते थे। उन्हें नींद नहीं आती थी। लोगों पर भूखे रहने की नौबत आती थी क्योंकि वो बहुत गरीबी में जिंदगी काट रहे थे। आखिरकार एक दिन सभी लोगों ने घोषित कर दिया कि उमेश रेड्डी चोर है। जब लोगों ने उमेश को ढूंढना शुरू किया तब तक वो गांव छोड़ चुका था और उस दिन से हमें उमेश रेड्डी की कोई खबर नहीं थी।
लेकिन करीब 10 साल बाद हमें पता चला कि वो चित्रदुर्ग पुलिस में भर्ती हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना और ट्रेनिंग में रहते हुए इस तरह का घिनौना अपराध करना, एक तरह से ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि कोई वर्दी वाला आदमी भी ऐसा कर सकता है। सच में ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। जब पुलिस ने वहां रेड मारी तब उन्हें पल्लवी का कोई भी गहना वहां नहीं मिला। गीता के केस में सीआईडी ने लोकल पुलिस को इज्जत लूटने की कोशिश की धारा लगाकर उस पर केस फाइल करने के लिए कहा, मगर उस जमाने में ऐसे केसेस होने पर भी जमानत पाना मुजरिम के लिए बहुत आसान था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कहकर वो छूट जाते थे। इसी तरह वो भी अगले 2-3 दिन में जमानत पर छूट गया। वो खुद पुलिस वाला था, इसलिए उसने पहले के सारे अपराध बहुत सावधानी से किए थे। अब वो जैसे ही जेल से छूटा वो चित्रदुर्ग से फरार हो गया और वहां से वो सीधा पहुंचा बेंगलोर, जहां पर उससे पूछताछ करने वाला कोई नहीं था। बेंगलोर शहर कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी। 90 के दशक के अंत तक यहाँ आस पड़ोस के लोगों में बहुत मेलजोल था। तब किसी अनजान आदमी का लोगों की नजर से बच के यहाँ वहाँ घूम पाना बहुत मुश्किल था। 1996 तक बहुत सारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने हिसाब किताब लगाया कि काफी कम पैसे में यहाँ बहुत ही सस्ते और काबिल लोग काम करने के लिए मिल जाते हैं। शहर की क्षमता और होने वाली कमाई को देखते हुए कंस्ट्रक्शन के उद्योग में अचानक तेजी से उछाल आया। ये वो समय था जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यहाँ वहाँ से मजदूरों का काम करने के लिए लोगों का आना शुरू हुआ और उनके साथ कुछ अपराधी भी आए। ठीक इसी दौरान अपराध होने के मामले बहुत बढ़ने लगे, क्योंकि कोई भी किसी को जानता नहीं था। हर शख्स एक दूसरे से अनजान था। हालात एकदम बिगड़ गए। मेरा नाम VPM स्वामी है। मैं कर्नाटक स्टेट पुलिस का एक रिटायर्ड SP हूँ। 96-97 के दौरान मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहा था और माइको लेआउट पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर था। उस दिन तारीख थी 24 जून 1997। तब मैं पुलिस स्टेशन पर था और मुझे हुलीमावू नाम के एक गांव से फोन आया जो कि माइको लेआउट पुलिस स्टेशन से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है। जिसने कॉल किया वो कह रहा था कि हमने एक आदमी को पकड़ के रखा है, वो एक औरत के घर में चोरी करने आया था, प्लीज आप यहाँ जल्दी आ जाइए। जब हम मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि गाँव वालों ने उसे एक खंबे से बांध कर रखा है और शायद एक बिजली के खंबे से बांध कर रखा था। वो खुद को बेकसूर बताते हुए कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये लोग मुझे मार रहे हैं। मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ आंध्रा से आया हूँ। वो तेलुगु में बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ी बहुत तेलुगु समझता हूँ क्योंकि मैं बेंगलोर से हूँ। पीड़ित एक औरत थी। वो हादसा एक औरत के साथ हुआ था और उसने उसे रोका और चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग मदद के लिए आए और उसे पकड़ लिया। उस औरत का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन आकर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। पुलिस स्टेशन पर जब हम उसकी पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे तब वो बहुत मासूम बन रहा था। पहले तो उसने अपना नाम राजुलू बताया था। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, अपना असली नाम बताओ। तब उसने कहा कि नाम रमेश है और राजुलू भी। हालांकि उसने कहा कि उसे कन्नड़ा नहीं आती है और वो सिर्फ तेलुगु बोलता है, लेकिन मैं समझ गया कि वो कन्नड़ा समझ और बोल सकता है। हमने फिर और सख्ती के साथ उसकी पूछताछ की। तब उसने बताया कि वो रहता कहाँ है, उसका घर पास ही में है और वो हमें वहाँ ले गया। घर एकदम सुनसान जगह पे था, लगभग 12x12 का रहा होगा। सब कुछ एकदम बिखरा हुआ था, कुछ भी ठीक से नहीं रखा था। सारा सामान हर जगह यहाँ वहाँ फैला पड़ा था। कमरे में हमें बहुत सारी कीमती चीजें मिली, सोने और चांदी की चीजें थी। ताज्जुब की बात थी कि हमें औरतों के बहुत सारे अंडर गारमेंट्स मिले। वहाँ से हमने 1-1 क्विंटल वाले 2 बड़े बैग बरामद किए थे जिनमें सिर्फ औरतों के अंडर गारमेंट्स थे। पुलिस भी काफी दंग रह गई क्योंकि उस कमरे में उनको मर्द के कपड़े नजर ही नहीं आ रहे थे। मैंने उससे पूछा क्या वो शादीशुदा है या किसी औरत के साथ रहता है। उसने बोला उसके साथ कोई औरत नहीं है। जब उससे पूछा गया कि उसके पास ये कपड़े कहाँ से आए, उसने कहा कपड़े बाहर सूखने के लिए पड़े थे और उसने चुरा लिए। क्या करते थे कपड़ों का? पहले तो उसने नहीं बताया, लेकिन बाद में हिचकिचा कर बोला कि रात में उन कपड़ों को पहनकर वो मास्टरबेट करता है। उसकी बातों को सुनकर मुझे शक हुआ कि वो यौन अपराधों में भी शामिल हो सकता है। पुलिस को लगा कि इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उनको ये नहीं पता था कि ये फेटिशिज्म है। फेटिशिज्म में इंसान को निर्जीव चीजों को देखकर भी उत्तेजना होती है उनमें। अब इस केस में
वो चीज लेडीज अंडरगारमेंट्स है। हमारा पहला मकसद था उन सभी घटनाओं का पता लगाना जिनमें वो शामिल था। काफी पूछताछ के बाद उसने कुछ और जुर्म कबूले, जिसमें एक केस था वीना का। वीना ने सिर्फ एक बात बताई थी, उमेश रेड्डी लूटपाट करने के बाद गया नहीं जैसा कि वो आमतौर पर करता था, बल्कि उसने वीना के बदन से सारे कपड़े उतार दिए और घर का दूसरा कुछ सामान भी चुरा लिया। वीना का नाम बदनाम ना हो इसलिए पुलिस ने जो केस दर्ज किया वो वीना की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुसकर चोरी करने का। बेइज्जती ना हो इसलिए उसने हमसे इस बात को रिकॉर्ड ना करने की रिक्वेस्ट की। इस आधार पर हमने धारा 380 के तहत घर में चोरी का केस दर्ज किया। वीना ने अपनी शिकायत में ये बताया था कि कुछ चांदी का सामान चोरी हुआ है। हमें उसके घर से चांदी का सामान मिला तो हमें लगा इनका संबंध वीना के केस से हो सकता है। वीना की गहनों की पहचान के बाद उन्होंने उससे बाकी सामानों के बारे में पूछा। तब जाके उसने बताया कि उसने वो सामान पीनिया के इलाके से चुराया था। पीनिया का एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम न्यामे गौड़ा था और एक पीड़ित महिला जिसका नाम संध्या था सामान और रमेश की पहचान करने के लिए आए। तलाशी में संध्या का भी सामान मिला था और उसने उस सामान में से अपना सामान पहचाना। उसने रमेश को भी पहचाना जिसने अपराध किया था। मेरा नाम बसवलिंगप्पा नांजप्पा न्यामेगौड़ा है। उस वक्त मैं बेंगलोर के पीनिया पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात था। 14 जून 1997 की दोपहर को जब संध्या घर पर अकेली थी, एक आदमी ने पता पूछने के बहाने से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला उसने उसका गला पकड़ा और उसे खींचता हुआ अंदर ले। साइकिल की चेन से गला घोंटकर वो उसे खींचते हुए अंदर ले आया, उसके कपड़े उतारे और ये अपराध किया। उसके बाद उसने साइकिल की चेन से कसकर गला दबाया जब तक कि वो बेहोश ना हो गई। जब संध्या ने उसे पहचाना तब वो बहुत डर गई और उसे काफी दूर खड़ी हो गई। वो उसे देखते ही थर-थर कांपने लगी। मुझे लगता है इस आदमी को हमारी हिरासत में देखकर वो बेहोश होने वाली थी और मेरा ख्याल है कि उसने सभी पीड़ितों के साथ यौन अपराध किया है। यौन हिंसा का सदमा पीड़ित में बहुत ज्यादा डर पैदा करता है। चोरी होना, बांधा जाना या चाकू दिखाया जाना यौन हिंसा जितना बुरा नहीं था। मैंने उसको अपने सहकर्मी के हवाले किया और उससे कहा कि उसे हथकड़ी लगाकर और चेन से बांधकर उन जगहों पर ले जाया जाए जहां उसने बाकी जुर्म करने की बात कबूल की थी। माइको लेआउट पार करने के बाद बनरघट्टा रोड शुरू होती है। आजकल तो नहीं, लेकिन तब वहाँ बहुत ही कम घर हुआ करते। पूरा रास्ता वो पुलिस वालों से बातचीत करते हुए आ रहा था। फिर अचानक वो कहने लगा कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जाते वक्त बीच रास्ते में उसने पेशाब करने की इजाजत मांगी। वो यूकेलिप्टस के पेड़ के पास उसे पेशाब करवाने के लिए रुके। पकड़ने वाली चेन उसके हाथ पर लपेटकर उसे जाने दिया गया। थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वो चेन के साथ ही भाग गया। पुलिस वाले दंग रह गए, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। तुरंत ही हमने खोज शुरू कर दी। स्टेशन और लोकल स्टाफ के साथ यूकेलिप्टस के पेड़ों और आसपास के इलाकों में उसे खोजना शुरू किया, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। इसलिए हम उसे वापस पकड़ने में नाकाम रहे। उसका हमारी हिरासत से भाग जाना और फिर पकड़ा ना जाना हमारे लिए बड़ी नाकामी थी। रमेश उर्फ राजुलू के हमारी हिरासत से भागने के करीब 3, 4 या फिर 1 हफ्ते बाद हमें चित्रदुर्ग पुलिस की तरफ से बंटवाया हुआ एक पैम्फलेट मिला जिस पे उसकी तस्वीर थी और हमें ये भी पता चला कि उसका असली नाम उमेश रेड्डी है। और तब हमें पता चला कि उमेश रेड्डी पर बलात्कार और हत्या के केस हैं जिनका ताल्लुक चित्रदुर्ग टाउन पुलिस स्टेशन से है। तब मुझे उसकी हैवानियत का पता चला जिससे मैं अब तक अनजान था। मैं हैरान रह गया। जब तक उन्हें पता चला कि राजुलू और उमेश रेड्डी दोनों एक ही आदमी हैं, तब तक चित्रदुर्ग से उसे जमानत पर छूटे 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों के दौरान दिव्या, गीता और पल्लवी, इन तीनों के केस की जांच भी चल रही थी। गीता ने गणतंत्र दिवस वाले दिन जब बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो कांस्टेबल वो खबर लेकर मेरे पास आया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, हो सकता है कि ये वही आदमी हो। तो हमने भी ज्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू की। पल्लवी, गीता और दिव्या, इन तीनों के साथ ये हादसे 2 महीने के अंदर ही हुए थे। इन औरतों पे
हमले का तरीका बिल्कुल एक जैसा था, एकदम सेम। अगर आप मुझसे पूछे तो वो पीछे से आता था, आते ही वो औरत का मुंह बंद कर देता था, वो मुंह बंद करके उन्हें मारता था और साथ ही साथ धमकाता भी था। ये तीनों ही घटनाएं बिल्कुल एक जैसी थी। मुझे लगा ये तीनों अपराध एक ही आदमी ने किए। उमेश का घर बिल्कुल पास में ही था, काफी नजदीक था, यही कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी रही होगी बस। हमने उसके आने जाने का पता लगाया कि उसके रिश्तेदार और खेत कहाँ हैं और वो किन किन लोगों से कहाँ मिलता जुलता है। जब हमने ये सब छानबीन की तो हमें पता चला कि उस घटना के दौरान उसे वहाँ देखा गया। फरार होने के बाद वो अपने गांव के आसपास घूमता था, रात में घर जाता था और अपनी माँ के हाथ का खाना खाता था और फिर घर के बाहर बरामदे में ही आराम से सो जाता था। बेंगलोर से फरार होने के बाद उसे ऐसा लगा होगा कि चूंकि वो बसपना मालिगे में बहुत ही कम रहा करता था, इसलिए उसे वहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढेगा। 7 जुलाई 1997 को जब मैं नाइट ड्यूटी पर था, मैंने पेट्रोलिंग ऑफिसर से बोला था कि बसपन्ना मालिगे जाना और अगर वो मिल जाए तो उसे उठा लेना। उसके घर के बाहर एक बरामदा था और उस रात पेट्रोलिंग वाले उसे वहाँ ढूंढने गए। वो उनको वहाँ सोता मिल गया तो मैंने उनसे कहा उसे जगाओ और गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। हमने उससे दिव्या के केस के बारे में पूछा। हमने उससे ये भी पूछा कि इतने दिनों तक वो कहाँ रहा और पुलिस से क्यों भाग रहे थे, और ये कि भागने के बाद तुम कहाँ थे, तुमने और क्या क्या किया है। हमें खबर मिली है कि तुम उस दिन हादसे वाली जगह पर थे। तो हमारे यही सब सवाल थे, लेकिन उसने कुछ भी कबूला नहीं। उमेश रेड्डी के बारे में लोगों का कहना है कि वो आसानी से बात नहीं करता। यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पुलिस बुलवाना अच्छी तरह जानती है। पुलिस का किया हुआ टॉर्चर कभी खाली नहीं जाता। पुलिस वालों के अपने तरीके होते हैं। एक बार भी मारे बिना बहुत सारे अपराधी सिर्फ एरोप्लेन टेक्निक का नाम सुनकर ही काम जाते हैं। उन्हें मार पीट कर फिजूल में मुश्किल क्यों बढ़ाना। जब उनसे सिर्फ बात करनी होती है तब पुलिस वाले इस तरह के तरीके आजमाया करते हैं। आखिर में हमारे सवालों में फंसकर आखिर उसने ये कबूल लिया कि ये सब उसने ही किया था। नवंबर 1996 में मैं अपने गांव जाने के लिए एक बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था जब मैंने एक औरत को बस से उतरते हुए देखा। मैंने उसका पीछा किया। मैंने उसे पीछे से दबोचा और कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एक बार तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। उसने मुझे मारा, इसलिए मैंने भी वापस मारा। मैंने उसके कपड़े फाड़ दिए और बलात्कार करने की कोशिश की। उसने बहुत जोर लगाया, इसलिए मैंने उसके गहने झपट लिए और झाड़ियों में कूदकर भाग गया। 1996 में दिसंबर के पहले हफ्ते में मैंने तुरुवानू रोड पे एक लड़की पर हमला किया। मैंने उससे कहा, बड़ी चालाक बनती है, मुझसे भागेगी तू। जब वो चिल्लाई तब एक बूढ़ा आदमी पत्थर लेकर आया। लड़की को वहीं छोड़कर मैं भाग गया। 2 दिन बाद और लड़कियों को ढूंढता हुआ मैं फिर से तुरुवानू रोड पे गया। वहाँ मैंने एक लड़की को बास्केट लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने उसको दबोचा, घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया, धक्का दिया और जब वो चिल्लाई तो अपने बाएं हाथ से उसका गला दबा दिया, कपड़े उतारे और बलात्कार किया। उसके गहने उतारने के बाद उसे घर में ले गया जो अभी बन ही रहा था और वहीं लिटा दिया। जब मैंने देखा कि उसकी सांस नहीं चल रही थी, मैं समझ गया कि वो मर चुकी है। और फिर अगली रात जब मैं उस घर में वापस गया तो देखा लाश अब भी वहीं थी। तो मैंने उसकी लाश को उठाया और वापस वहीं पर रख दिया जहां पर मैंने उसका बलात्कार किया था। पुलिस सिर्फ उसके गुनाह कबूल कर लेने से केस दर्ज नहीं कर सकती। सबूत के तौर पर उन्हें पहले चोरी का सामान बरामद करना होगा। उन्होंने उससे दोनों लड़कियों से चुराए हुए गहनों के बारे में पूछा। उसने उन्हें कहाँ रखा था या फिर कहाँ बेचा था। उमेश ने बताया कि उसने गहने अपने घर के पास जमीन में गाड़े हैं। वहाँ एक मिट्टी का चूल्हा था घर के पीछे। चूल्हे को साइड हटाकर उसने वहाँ एक लकड़ी से खोदना शुरू किया। जमीन के 1.5 फीट अंदर से एक प्लास्टिक का बैग बरामद हुआ जिसमें सारे गहने थे जो वहाँ पर बड़ी होशियारी से छुपाए गए थे। हमने जब बैग खोलकर देखा तो पाया कि उसमें एक घड़ी, गले का हार, कान की बालियां और 2 पायल भी मिली जिस पर A1 लिखा हुआ था। पल्लवी की एक छोटी बहन थी और उनके माँ बाप ने दोनों के लिए एक ही डिजाइन की, एक ही साइज की पायल बनवाई थी। वो दूसरा जोड़ा ले आए और इस जोड़े से मिलाया। इसके अलावा हमें जो घड़ी, कान की बाली और पायल मिली थी वो सब दिव्या की थी। हमने उसे बुलाया और वो पहचान के लिए आई भी। उसने देखकर पहचाना कि
उमेश ही वो शख्स है जिसने उस पर हमला किया था। तो उन लोगों के सामान को पहचानने के बाद हमने उमेश को गिरफ्तार किया और उसको सीआईडी के सामने हमने पेश किया। बस अपना मालिगे से उसे पकड़ने के बाद जब वो आ रहे थे तब उनके साथ एक घटना हुई। अब यहाँ उमेश ने क्या किया कि जब वो उसे जीप में लेकर वापस आ रहे थे तब उसने अचानक अपनी पैंट उतारकर उस कांस्टेबल के पैर पर हक दिया, जिस कांस्टेबल ने उसे पकड़ा हुआ था। अगर कांस्टेबल चौंक कर पकड़ ढीली कर देता तो वो भागने में कामयाब हो जाता, लेकिन कांस्टेबल झांसे में नहीं आया। उस कांस्टेबल ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। यही कारण है कि उसका प्लान फेल हो गया। ये वो समय था जब उन लोगों को एहसास हुआ कि ये आदमी अपनी सारी लाज शर्म खो चुका है। लोकल पुलिस की बहादुरी से पल्लवी के हत्या और बलात्कार के केस में उमेश रेड्डी के कबूलनामे के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दुख की बात तो यह है कि पल्लवी की हत्या और बलात्कार की घटना के बाद चित्रदुर्ग में जो लॉकडाउन लगा था, वहाँ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मोर्चा संभालने वाली पुलिस में उमेश रेड्डी भी था। जिन्हें हम अपने रक्षक समझते हैं वो भक्षक बन जाएं, तब हम किस पे भरोसा करें? हम कहाँ जाएं? जैसे कि खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाते हैं, लेकिन बाड़ ही खेत खाने लगे तो? वो हमारे ही शहर की लड़की थी, सबके लिए बेटी जैसी थी। वो एक सामान्य कुटुंब की बहुत ही सीधी सादी छात्रा थी, एक 17 साल की नाबालिग लड़की। उस लड़की के हक में प्रदर्शन करते हुए हम सभी ने स्थानीय वकीलों से निवेदन किया कि कोई भी वकील उमेश रेड्डी के बचाव में केस बिल्कुल ना लड़े। हमारे इस समाज में हर इंसान को अपने अधिकारों की हिफाजत का मौका मिलना चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। उसे सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। उसे अपने न्याय का और अपने बचाव का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। फिर एक दिन कोर्ट में उमेश रेड्डी मुझसे आकर के मिला। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसका केस लड़ूं। उसके निवेदन करने पे मैंने उसका केस लड़ने की याचिका दायर की। मैंने उमेश रेड्डी की बात को मान लिया और केस फाइल कर दिया। उसके केस की जानकारी ली और उसे पढ़ा। मेरी जानकारी के मुताबिक आरोपी का पुलिस को दिया हुआ कोई भी बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर माना नहीं जा सकता है। हो सकता है पुलिस ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ भी लिख दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनको असली गुनहगार ना मिला हो। सिर्फ केस को जल्दी बंद कर देने के इरादे से उन्होंने उमेश रेड्डी को किसी गलत नियत से फंसा दिया हो। उन्होंने उसको हर केस में फंसा दिया है क्योंकि वो एक मासूम और सीधा साधा आदमी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। और जहां तक मीडिया की बात है, उन्होंने भी कुछ गलत जानकारी को आधार बनाकर उसे दूसरे कई मामलों में फंसा दिया है। उमेश रेड्डी ने कोई भी हत्या नहीं की या बलात्कार नहीं किया है और ना ही उसने किसी के कोई गहने भी चुराए। 1 साल पहले जब पल्लवी के केस में एफआईआर दर्ज की गई थी, तब से अब तक कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले गए। पहले अजप्पा थे, उसके बाद हेलगेरी आए और जब सीआईडी आई उस समय राजप्पा थे। लेकिन उमेश रेड्डी के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की वजह से उन्होंने भी आगे की जांच और कार्रवाई छोड़ दी। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद पांडुरंगा राव और दुर्गाया नाम के 2 ऑफिसर्स आए। उन्होंने केस को वापस नए तरीके से खोला, लेकिन उन्हें भी जब कोई नया सुराग नहीं मिला तब उन्होंने उस बेनाम चिट्ठी की तरफ अपना रुख किया जो उन्हें मिली थी। लगता है उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अपराधी कौन हो सकता है। ये सब उन्होंने तय कर लिया था। अगर सीआईडी की माने तो उमेश रेड्डी ने उनकी हिरासत में एक अलग तरह का बयान दिया था। उस बयान में उसने बिल्कुल पहली बार ऐसा बताया कि पल्लवी के बलात्कार और हत्या में उसके कुछ और दोस्त भी शामिल थे। मैं अकेला नहीं था, मेरे 5 और दोस्त भी थे। उसके इस बयान ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। दिसंबर की 6 तारीख को जब मैं चित्रदुर्ग स्पोर्ट्स मीट से आ रहा था, मैंने तुरुवानूर रोड पर एक गाड़ी देखी। उसमें मेरे दोस्त थे, अनिल जो एक इंजीनियर का बेटा है, सुधीर जो डॉक्टर का भांजा है और साथ में अनिल के और दोस्त थे, वेंकी, राकेश, अविनाश और मनोज। राकेश ने मुझे ज़बरदस्ती कार के अंदर बिठा लिया और हम चल पड़े। उस वक्त शाम के करीब 7 बज रहे थे और बहुत अंधेरा था।
तभी हमने एक लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखा। राकेश ने उसे किडनैप करने का प्लान बनाया। मैंने उनसे कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे धमकाया और बैठाए रखा। जब वो चिल्लाने लगी तो उन्होंने कसकर उसके हाथ और पैर पकड़ लिए, मुंह बंद किया और गाड़ी में डाल दिया। जब मैंने साथ आने से मना किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस घटना का इकलौता गवाह हूँ। लड़की को अगवा करने से पहले उन्होंने मुझे धमकाया कि वो मुझे और मेरे परिवार को जान से मार देंगे। मैं डरा हुआ था और फिसलकर सड़क पर गिर गया और मेरी बाईं आंख के पास चोट लग गई। और फिर मैं करीब 7:45 पर स्पोर्ट्स मीट में वापस पहुंचा और तब मेरे दोस्तों ने मेरी चोट को देखा और पूछा कि क्या हुआ था। उसकी आंख के ऊपर चोट लगी थी। हमने उससे पूछा क्या हो गया उमेश रेड्डी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था। बस यही कहा कि टेबल हटाते वक्त फिसल गया और मुझे चोट लग गई। जब आरोप दर्ज किया गया उसके पहले दुर्गैया ने आकर मुझे बताया कि उमेश के नए बयान के आधार पर अब सीआईडी कुल मिलाकर 6 लोगों पर आरोप दर्ज करने वाली है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि उन पर उमेश रेड्डी के साथी होने का आरोप लगाते हुए सीआईडी ने एक एक करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तो अब पल्लवी की हत्या और बलात्कार सामूहिक बलात्कार था या फिर उमेश रेड्डी ने ये सब अकेले किया था? इस तरह के बहुत सारे सवाल थे जो लोगों के मन में थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा आदमी नहीं है जो किसी दोस्त के साथ मिलकर अपराध करेगा। उनकी उम्र आपस में नहीं मिलती, वो आस पड़ोस में भी रहने वाले नहीं है। एक पुलिस कांस्टेबल था जबकि बाकी सब कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। उमेश और बाकी आरोपियों के बीच में कोई भी संबंध नहीं हो सकता था। ज्यादातर ऐसे खूंखार सनकियों को जल्दी कोई साथी नहीं मिलता। उस वक्त जब हमने लड़की को करीब से देखा वो ऐसी हालत में थी कि कोई भी उसको देख नहीं पा रहा था। जब आप हमले की बात करते हैं तो ये 1 या 2 आदमी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इतनी हैवानियत भरी हरकत सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं कर सकते। अंत में हमारा ये मानना है कि ये अपराध कुछ लोगों ने जरूर साथ में मिलकर किया होगा। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, क्या ये कहना मुमकिन है कि एक डॉक्टर एक पीड़ित की जांच करके ये बता दे कि बलात्कार किसी एक आदमी ने किया है या एक के बाद बहुत से लोगों ने किया है? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ शारीरिक जांच से मुमकिन है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि गुप्तांग से नमूना लेकर फॉरेंसिक लैब में भेज सकते हैं। हमें अलग अलग डीएनए की जानकारी मिल सकती है, लेकिन उन दिनों उस जगह पर ये सुविधाएं ना के बराबर थी। उम्मीद बहुत कम लगती थी। लोगों का कहना है कि ऐसे जख्म सिर्फ एक आदमी नहीं दे सकता, लेकिन जब मैंने उमेश को देखा और उसे छुआ, मैं समझ गया कि वो अकेला कुछ भी कर सकता था। मैंने उसे पूछताछ के दौरान देखा है। उसका शरीर चट्टान जैसा सख्त था, उसका जिस्म लोहे जैसा है, वो कठोर जानवर जैसा है। तब मुझे एहसास हुआ कि इसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। इन सब बातों से साबित होता है कि ये सामूहिक बलात्कार नहीं था। जब एक ही केस में बहुत सारे लोगों पर शक हो, तब पुलिस आरोपियों में से किसी एक को गवाह बनाने की कोशिश करती है। ये उनका तरीका है। पुलिस में गवाही का एक तरीका ये भी है कि जो भी जुर्म कबूल कर लेता है और गवाह बन जाता है, तब उसकी सजा कम हो जाती है। इस केस में उन्होंने ऐसा ही किया और सुधीर को अलग ले गए। उन सब में से उसे सबसे कमजोर पाकर पुलिस ने उसकी गवाही के बदले में उसे सुरक्षा देने की बात जरूर कही हो। 6 दिसंबर 1996 तुरुवानू रोड पर हमें आटा लेकर एक लड़की आते हुए दिखाई दी। गाड़ी रोककर राकेश वेंकी और उमेश के साथ उस लड़की की तरफ जाने लगा। लड़की को दबोचकर उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। तभी वेंकी ने कहा कि लड़की तो मर गई और ये सुनकर सब शांत हो गए। इसके बाद उस जगह पर राकेश और अविनाश कहीं से एक बोरी लेकर आए। बाद में उन्होंने लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। उन्होंने मुझे तुरुवानू रोड पर वापस छोड़ा और कहा कि वो लाश को ठिकाने लगा देंगे। गवाह ने कई सारे मौकों पर सच भी बोला होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कड़ियां ढीली हैं। उमेश रेड्डी एक सनकी और बलात्कारी था। वो इससे पहले भी कुछ जुर्म की घटनाओं में शामिल था, तो वो उस लड़की के साथ कुछ भी करने का मौका क्यों गवाएगा? अगर उनके पास गाड़ी थी तो वो लाश को डिक्की में क्यों डालेंगे? गाड़ी कहीं और क्यों लगाएंगे? सुबह आकर लाश को ठिकाने क्यों लगाएंगे? वो कहीं दूर ठिकाने लगा सकते थे। तो सवाल है कि तब तक उनकी गाड़ी कहाँ थी? उन्होंने 6 और 7 के बीच वाली रात लाश को कहाँ रखा था? वो उसे वहीं ठिकाने लगा सकते थे। अगर उनके पास आने जाने का साधन था तो वो वहीं चित्रदुर्ग की पहाड़ी से लाश को किसी भी खाई में फेंक सकते थे।
वो आसानी से 4 दिनों में गल जाती और कुत्तों और भेड़ियों के खाने के बाद हमें मिलती। मीडिया ने जानबूझकर अमीरों के बच्चों पर इल्जाम लगाया था। ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। मैं इसे आज भी चैलेंज करूंगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को किसी एक अनुमान से बंधे नहीं रहना चाहिए और ना ही एक कहानी से चिपककर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए। तो इस जांच पड़ताल में ऐसे बहुत सारे पहलू थे जो कि कमजोर थे, लेकिन सीआईडी ने इसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। बड़े घर के बच्चों के घिनौने अपराध का खुलासा। पल्लवी के बलात्कार और हत्या मामले में 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में, आखिर वो पकड़े गए। उमेश के पकड़े जाने के बाद भी और लोगों के अपराध में शामिल होने का शक था और आखिर में जब उन्होंने और भी संदिग्धों को पकड़ा और जब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उस दिन लोगों का सिर्फ यही कहना था, न्यायालय को उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए, उन्हें हमें सौंप दो, हम लोग उन्हें सजा देंगे ताकि कोई भी लड़की की ऐसी दुर्गति ना हो। वो ऐसे चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। ये सोचकर कि चित्रदुर्ग जेल की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के चलते वहां आरोपियों को रखना खतरे से खाली नहीं होगा, तुरंत उन्हें बेलारी जेल भेजने का फैसला किया गया। उन्होंने फैसला किया कि जब जरूरत होगी तब उन्हें बुला लेंगे। बेलारी जेल एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाली जगह है, क्योंकि वहाँ खूंखार अपराधी बंद है। हिरासत में भेजने से पहले आरोपी का एक मेडिकल चेकअप होता है। 7 बजे के बाद जब भीड़ कम हो गई, आरोपियों को एक पुलिस वैन में अस्पताल से ले जाया जा रहा था। तभी अचानक एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई। एड़ी में फ्रैक्चर होने की वजह से उमेश रेड्डी के पांव पर एक प्लास्टर चढ़ा हुआ था। पूछने पर उसने बताया कि कैदी को पकड़ने वाली चेन पहनते वक्त उसके पैर में वो फ्रैक्चर हो गया। सभी कैदियों का ट्रांसफर दिन के वक्त ही होना चाहिए, लेकिन इस केस में जब तक 150 किलोमीटर का ट्रांसफर शुरू हुआ तब तक तो पहले ही शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा हो गया था। गाड़ी में सिर्फ 5 कांस्टेबल थे और उनमें से कुछ तो ट्रेनी थे। उनके निकलने तक बहुत देर हो चुकी थी। उनको ले जा रही गाड़ी भी बहुत पुरानी थी, जो 30-40 की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल सकती थी। तो जब तक वो लोग बेलारी जेल पहुंचे तब तक आधी रात हो चुकी थी। वहां पहुंचकर जब उन्होंने अधिकारियों को बताया कि वो कैदियों को लेकर आए हैं, तब उन्हें बताया जाता है कि सुपरिंटेंडेंट के जागने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है, जो कि सिर्फ सुबह में ही हो सकती है। जब ये सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तब उमेश रेड्डी ने कहा कि उसे पेशाब करने जाना है। उसके साथ एक बूढ़ा कांस्टेबल भी था जिसे डायबिटीज थी। उस कांस्टेबल को भी पेशाब करना था, इसलिए उसने उमेश के साथ जाने की बात की। दोनों वहीं पास में ही अंधेरे में पेशाब करने गए। वो लोग कोई ढंग की जगह देख रहे थे। पुलिस कांस्टेबल जिसे डायबिटीज की बीमारी थी धीरे धीरे पेशाब कर रहा था। वहीं उमेश रेड्डी ने जल्दी से पेशाब किया और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पांव पर प्लास्टर चढ़े होने के बाद भी कोई भागा हो, लेकिन वो दूसरी बार पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब हो गया। उमेश रेड्डी के जुलाई 1997 में भागने के बाद इस कहानी में एक लंबा वक्फा है। काफी महीनों तक फरार रहने के बाद फरवरी में वो वापस बेंगलोर आया। साल था 1998 और एक बार फिर वो पीनिया में ही वापस आया और वो थी उसके अंत की शुरुआत। मेरा नाम सुरेश है। मेरा जन्म 1992 में हुआ था। मेरे पिताजी प्रोफेशन से डॉक्टर थे और मेरी माँ उसी नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी। जब मेरे पिताजी गुजरे तब मैं करीब 3.5 साल का था। उनके गुजरने के बाद हम दास रहली चले गए। 28 फरवरी 1998 का दिन। हमेशा की तरह मेरा स्कूल सुबह 8:30 का था। माँ की बनाई हुई मैगी खाने के बाद 8:30 बजे उन्होंने मुझे स्कूल ड्रॉप कर दिया। 11:30-12 बजे तक मैं स्कूल से छूटा था। तब माँ मुझे घर ले आई और मैंने फिर से मैगी खाई। माँ से बातें करके मैं खेलने चला गया। मैं काफी देर तक खेला और फिर थका हारा अपने घर के रास्ते निकल पड़ा। मैंने 3-4 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो मैंने सोचा कि माँ शायद सो रही हैं या फिर किसी काम से कहीं बाहर चली गई हैं, इसलिए मैं वहाँ रुका नहीं और फिर से खेलने चला गया। जब मैं दूसरी बार घर गया और दरवाजा खटखटाया तब 7-8 बार खटखटाने के बाद भी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। घर की सारी खिड़कियां भी बंद थी। मैं करीब 15 मिनट तक माँ को आवाज देता रहा। तंग आकर मैं बरामदे के गेट पर झूलने लगा। तीसरी बार जब खटखटाया तो दरवाजा खुला, पर वो माँ ने नहीं खोला था। जैसे ही दरवाजा खुला वो सामने खड़ा था।
मुझे अपना सर ऊपर करके उसे देखना पड़ा क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरी हाइट बहुत कम थी। वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, साधारण सा दिखने वाला आदमी था। मुझे बस इतना याद है कि उसने फुल स्लीव चेक शर्ट और साथ में जीन्स पहनी थी, इतना ही याद है। शायद वो घर से निकल ही रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है तो उसने कहा, मैं वेंकटेश हूँ, तुम्हारी माँ का दोस्त। पूरा घर तहस नहस था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दी में समेटा हो। घर में घुसते ही राइट साइड में एक रूम होता था। जब मैं रूम में गया, वहाँ मेरी माँ बेहोश पड़ी थी और उन पर अलमारी में रखी साड़ियों का ढेर गिरा हुआ था। वो बिल्कुल नग्न थी और उनका शरीर साड़ियों से ढका हुआ। उन साड़ियों के बीच से माँ का खून पानी की तरह बह रहा, शायद उनके सिर से या पैरों के बीच से ब्लीडिंग हो रही थी। मैं रो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो पीछे से आया और कहा कि मेरी माँ पर कोई साया है, इसलिए वो बेहोश है और वो डॉक्टर को लेने जा रहा है। उसने मुझे घर पर ही रुकने को कहा। मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि माँ को ऐसे देखकर मैं डर गया। मेरी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी और मैं उनके पास बैठा था। उसने मुझे कहा कि हाथ फोल्ड करके मुंह पे उंगली रखकर बैठ जाओ, जैसे हम स्कूल में करते हैं। उनकी सांसें आज भी कानों में गूंजती हैं। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे सांस फूलने पर होती है। जब कोई इंसान मास्क लगाता है तब सांस लेने में तकलीफ होती है ना, बिल्कुल वैसी आवाज थी। वो कुछ देर साथ बैठा और फिर खड़ा हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इस तरह शांत खड़ा था जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। मुझे याद है उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। आज जब मुझे वो दिन याद आता है तो मुझे लगता है कि उसके चेहरे पर उस दिन शैतानों वाली मुस्कुराहट थी। उसे हम साइकोटिक वाइब्रेशन भी कहते हैं। उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। वो वहाँ पर ऐसे शांत खड़ा था जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो वहाँ से बाहर निकला और करीब 30 मिनट तक मैंने उसकी राह देखी, पर वो वापस नहीं आया। जब मैं उसे ढूंढने बाहर गया तब तक वो जा चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि उसने बहुत सारा सामान भी चोरी कर लिया है। मैं इंतजार कर रहा था ये सोचकर कि वो डॉक्टर को लेने गया है। मेरी माँ अंदर पड़ी हुई थी और मैं बाहर खिलौनों के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद मैं खेलकर बोर हो गया और बाहर गेट की तरफ गया। जब मैं उस पर झूल रहा था तो पड़ोस की 2 औरतें आकर माँ के बारे में पूछने लगी क्योंकि उन्होंने उन्हें सुबह से नहीं देखा था। मैंने उन्हें बताया कि माँ पर साया है और वो बेहोश है। माँ कमरे के अंदर पड़ी हुई है और एक अंकल बाहर गए हैं डॉक्टर को लाने के लिए। एक आंटी माँ को देखने के लिए घर के अंदर गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई। उन्होंने पुलिस को खबर की और पुलिस घर पर शाम तक आई थी। मकान मालकिन और कुछ पड़ोसी घर के बाहर इकट्ठा हुए थे और बात कर रहे थे कि ऐसा इस इलाके में पहली बार हुआ है। जयश्री की बॉडी पूरी तरह नग्न थी। उनके दोनों हाथ खिड़की से बंधे हुए थे, पैर खुले हुए थे और वजाइनल ब्लीडिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर को जयश्री पर जो इंजरी मिली थी वो गर्दन पर हल्के लेगिचर मार्क थे। शायद साड़ी के इस्तेमाल से उनका गला घोंटने की कोशिश हुई होगी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मौत सांस रुकने की वजह से हुई। उसके अलावा ब्रेस्ट इंजरी और होठों पर जख्म थे। इन सब से पता चलता है कि ये वायलेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स था। मैं पिछले 38 साल पुलिस में था, लेकिन मैंने आज तक ऐसी क्रूरता कभी नहीं देखी। मैंने फौरन डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर को बुलाया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को वार्डरोब पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। ये काम किसी राक्षस का ही लग रहा था। मुझे अंदर जाने नहीं दिया, बाहर कंपाउंड में ही बैठने को कहा गया। मैंने जिद की पर कोई नहीं माना। जिस रात मेरी माँ गुजरी, उन्होंने उनकी बॉडी एम्बुलेंस में रखी और वहाँ से ले गए। मैंने आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा उस कमरे में देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा। जयश्री के मर्डर के 2 दिन बाद उस इलाके में नित्या नाम की एक औरत घर पर बिल्कुल अकेली थी। तारीख थी 2 मार्च। नित्या के मुताबिक दोपहर करीबन 2 बजे जब वो घर पर अकेली थी, एक अजनबी दरवाजे पर पता पूछने के बहाने आया। जब उसने कहा कि उसे नहीं पता तो वो जबरदस्ती घर में घुस गया, दरवाजा बंद किया, उसे रसोई में घसीट कर ले गया और उसे सारे जेवर देने के लिए धमकाया। उस समय उस प्रेग्नेंट औरत ने लड़ने का फैसला किया। उसके सर पर प्रेशर कुकर मारकर वो चिल्लाती हुई बाहर भागी। वो जैसे ही चिल्लाई, पड़ोसी उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे पकड़ा, पीटा और पुलिस को खबर कर दी। पीनिया पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां आ गई। वहीं न्यामे गौड़ा को एहसास हुआ कि उसने उस आदमी को पहले देखा है। पहली बार जब वो उसे मेरे सामने लेकर आए तो मुझे 100% पक्का हो गया था कि ये वही इंसान है जिसे मैंने माइको लेआउट पुलिस स्टेशन में देखा था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माइको लेआउट में देखा है, मैं जानता हूँ तुम वही हो। पर वो नहीं माना। अगर वो मान लेता कि वो उमेश रेड्डी है तो उसे उमेश रेड्डी के किए जुर्मों की वजह से जेल जाना पड़ता। तो उसने नकली नाम बताकर बचने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने डिटेल में इंटरोगेट किया
तो ये तय हो गया कि वो उमेश रेड्डी ही था। जब उससे पूछा गया कि उसने अपनी सारी लूट कहाँ छुपाई है, तो उमेश रेड्डी उन्हें एक घर पर ले गया। वो बहुत ही आम घर था, ज्यादा बड़ा घर नहीं था, पर उसने घर से बहुत सारी चीजें निकाली, जैसे सोने के गहने, वीसीआर, टीवी, बहुत सारी साड़ियाँ और औरतों के अंडरगारमेंट्स भी। 2 लाख रुपए कैश और लगभग 3 से 4 किलो सोना, सब कुल मिलाकर करीबन 190 आइटम थे। जयश्री के केस में हमें साइंटिफिक एविडेंस मिला। वार्डरोब पर उमेश रेड्डी के फिंगरप्रिंट्स मिलना बहुत बड़ा सबूत था। नित्या के केस में वो रंगे हाथ पकड़ा गया था। हमें उसके पास एक चाकू मिला, चाकू पर खून के निशान थे और उसकी साड़ी पर भी खून लगा था। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में दोनों ब्लड ग्रुप बिल्कुल मैच हो गए और फिर आखिर में डिटेल्ड इंटरोगेशन के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया और मैंने उसका वॉलंटरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। इसकी वजह से पुलिस उमेश रेड्डी के और शिकारों की भी पहचान कर पाई, जिन्होंने सामने आकर उसकी पहचान की कि यही उनका हमलावर है। उन्हीं में से थीं अमृता और फातिमा। उमेश रेड्डी ने एक ही दिन में उन दोनों पर हमला किया, 19 फरवरी को, जयश्री के कत्ल के सिर्फ 10 दिन पहले। इसी से ये तय हो गया कि यही उमेश रेड्डी है। आप देख सकते हैं कैसे चित्रदुर्ग के दिनों से जयश्री के कत्ल तक उमेश रेड्डी के काम करने का तरीका बदला। जहां वो उन घरेलू औरतों का शिकार करता था जो घर की 4 दीवारी में हुआ करती थी। वो जुर्म सिर्फ सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच करता था। वो जानता था कि मर्द काम पर होंगे और वो बहुत ही शातिर मुजरिम था जो सब कुछ प्लान करके ही करता था। वो इतना शातिर था कि वो जानता था कि डोर एंट्री कितनी जरूरी है, क्योंकि दरवाजा खुलवाना जरूरी था। कभी केबल ऑपरेटर बनकर, कभी वर्कर बनकर या कभी कुछ और, वो घर में घुस जाता था, उनके कपड़े उतरवाकर उनका बलात्कार करता। यही उसके काम करने का तरीका था। 90 के दशक में बेंगलोर का पुलिसिंग सिस्टम बहुत पुराना था। हम ज्यादातर वायरलेस और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। इस वजह से हम दूसरे पुलिस स्टेशन से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो पहले कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना पड़ता था। इंफॉर्मेशन अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुई। चित्रदुर्ग को पता नहीं चलता था कि वहाँ से बल्लारी कौन भागा और बल्लारी को खबर नहीं होती थी कि चित्रदुर्ग से कौन भागा। इस इंफॉर्मेशन गैप की वजह से पुलिस जान नहीं पाती थी कि वो कितना बदनाम है। उमेश रेड्डी ने इसी गैप का फायदा उठाया। उसके हाथों में हथकड़ी थी, वो भाग निकला। पैरों में बेड़ियां डाली गईं, वो उनके साथ ही भाग निकला। उसके बाद 1998 में 2 और हादसे हुए। एक बार तो उसने एक हॉस्पिटल से भागने की भी कोशिश की और एक बार तो उसे बल्लारी कोर्ट ले जाया जा रहा था, और बल्लारी से भागने के केस में ही उसे बल्लारी कोर्ट लेकर जाया जा रहा था। अब इसमें मजे की बात यह है कि वो भागने के केस की पेशी से भी चालाकी से भाग निकला। उमेश रेड्डी एक गर्म आलू की तरह हो गया था। कोई नहीं जानता था कि उसे संभाला कैसे जाए। शायद 4 मार्च 2002 की बात है। उमेश रेड्डी को किसी केस के सिलसिले में पेशी के लिए बेल्लारी जेल से बेंगलोर कोर्ट ले जाया जा रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि उसे बैंगलोर ले जाने वाले हैं, तो वो उसके एक दिन पहले ही बुखार होने का नाटक करने लगा। उसने जेल अथॉरिटी को ऐसे दिखाया कि वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है। इसलिए जेल अथॉरिटी ने सोचा कि ये इतना बीमार है तो पुलिस कार की जरूरत नहीं, और फिर उन्होंने उसे बस में भेज दिया। जब वो बस चलते चलते हाईवे रेस्टोरेंट के पास कहीं रुकी, तो पुलिस ने चाहा कि वो कुछ खा ले, इसलिए उसे वो वहाँ ले गई। उस वक्त उमेश रेड्डी ने पुलिस से पूछा कि सर, मेरा पेट खराब है, अगर आप इजाजत दें तो मैं टॉयलेट जा सकता हूँ। 2002 आते आते जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया। प्राइवेट न्यूज चैनल्स आगे आ रहे थे और टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा था। उन सारे चैनल्स में मशहूर होने की दौड़ लगी हुई। जैसे ही उन्होंने सुना कि उमेश रेड्डी भाग निकला है और वो एक साइकोपैथ है, हर टीवी चैनल के पास उमेश रेड्डी को लेकर अपनी अपनी कहानियां थीं। उन्होंने उसकी कहानी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। उमेश रेड्डी पूरे कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इस तरह का अजीब सा खौफ बेंगलोर के लोगों में पहली बार आया था उसके 2002 में भागने के बाद। ऐसा पहली बार हुआ कि सब बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लड़कियों ने बाहर आना बंद कर दिया था, वो काम के लिए भी बाहर नहीं निकलती थी। दरवाजों पर ग्रिल लगाने का कल्चर उसकी कहानियों के बाद ही शुरू हुआ।
और बेंगलोर अचानक बहुत खतरनाक दिखने लगा। बहुत सी अफवाहें भी फैली थी, उसने यहाँ रेप किया, वहाँ मर्डर किया। हर रोज हमें एक दिन में 50 से 100 कॉल आते थे। उमेश रेड्डी यहाँ है, उमेश रेड्डी वहाँ है। हमारा पेट्रोल हमेशा रोड पर होता था। हम चेक करने जाते थे, पर वो वहाँ पर कभी मिलता ही नहीं था। हमेशा कोई और ही मिलता था वहाँ पर, और उसे ढूंढने की कोशिश तकरीबन 2 से 3 महीना चली। लोग घबराए हुए थे। मैं स्टेशन में था सुबह के अखबार के साथ कॉफी पीता हुआ, जब एक जानकार आदमी वहाँ पर आया। वो मेन पुलिस स्टेशन में नहीं गया, सीधे मेरे चेम्बर में आया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उस आदमी ने कहा कि उमेश रेड्डी नाई के पास अपनी दाढ़ी बनवा रहा है, जाइए और उसे पकड़ लीजिए। मैंने उसे पूछा, खबर पक्की है या तुम किसी और को ही उमेश रेड्डी समझ रहे हो, और इसकी क्या गारंटी है कि वही शख्स उमेश रेड्डी है, कोई दूसरा नहीं? एक रिक्शे वाले ने उमेश रेड्डी की शक्ल अखबार में देखी थी। रिक्शे वाला यशवंतपुर पुलिस के पास जल्द से जल्द पहुंचता है और बताता है कि उमेश रेड्डी पुलिस स्टेशन के सामने कटिंग करवा रहा है। हमारे पुलिस स्टेशन के सामने एक नाई की दुकान है जहां वो दाढ़ी बनवाने आया था, बिल्कुल हमारे पुलिस स्टेशन के सामने। जल्दी चलिए, मेरा भरोसा कीजिए, उसे अपनी हिरासत में ले लीजिए और उससे पूछताछ कीजिए। मैंने सोचा फिर देखने में क्या जाता है, तो मैं 4-5 पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा, पर वो वहां से निकल चुका था और तब तक वो शायद रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया था। 5 मिनट की देरी और हो जाती ना तो कोई चांस नहीं था। वो तब तक रेलवे ट्रैक पार कर चुका होता। उसने स्ट्राइप शर्ट पहनी हुई थी, साथ में कैप और चश्मा, मुझे साफ साफ याद है। उसे तो शर्तिया यही लगा होगा कि इतनी सुबह सुबह वहाँ पर कोई पुलिस वाला होगा ही नहीं तो वो ऐसा चांस कभी नहीं लेता। वो बहुत शातिर था, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बाद भी उसने अपनी पहचान कभी नहीं बताई कि वो कौन है। मैं उमेश रेड्डी नहीं हूँ। आप लोग सब मिलकर मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे ही नामेगौड़ा का घर था। उन्हें किसी तरह पता चला और वो स्टेशन पर आए। नामेगौड़ा ने पहचान लिया कि वही उमेश रेड्डी था और कहा कि इसे जाने न दिया जाए, हो सकता है ये हमला भी कर दे। जब से मैंने उसका पैसा और सोना जब्त किया था, तब से उसे मेरे खिलाफ बदले की भावना थी और उसने कई बार सबके सामने अदालत में मुझे धमकाया और गालियां भी दी थी। हमेशा की तरह हम उसे पुलिस स्टेशन लाए और अपना प्रोसीजर शुरू किया। जब हमने उसके कपड़े उतारे तो देखा कि उसने लेडीज ब्लाउज पहना भी अपने घुटनों पर बांधा हुआ था। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी वहशियत के साथ किसी को कभी भी कपड़े पहने नहीं देखा था। मुझे इसकी वजह ठीक से पता तो नहीं थी, पर मुझे पूरा यकीन था कि उसे सेक्सुअल ऑफेंसेस का नशा था। अगर मुजरिम खुद को मानसिक तौर पर बीमार साबित कर देता है तो उसके कई जुर्म माफ कर दिए जाते हैं। मैं एक बार उमेश रेड्डी से मिला। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? तो वो बच्चे की तरह रोने लगा और कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसा रहे हैं, ये जो भी केस सुलझा नहीं पा रहे उन्हें मुझ पर डाल रहे हैं। मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, इन्होंने मुझे मुजरिम बना दिया। सचमुच वो बच्चों की तरह रोया। जब मैंने उसका ये अभिनय देखा तो सोचा कि ये तो कमाल का एक्टर बन सकता था। वो एक शातिर शिकारी था। कहा जा सकता है कि वो मासूम चेहरे के पीछे छुपा शैतान था। वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा समझदार था। वो हम सब के मुकाबले काफी चालाक था। मुझे नहीं लगता वो समझदार है, पर आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिव इंटेलिजेंस है। जजमेंट सुनाए जाने से पहले ही हजारों लोग अदालत के बाहर इकट्ठा हो गए थे। सब देखना चाहते थे कि आखिर कौन है उमेश रेड्डी। सर्कस लगा हुआ था, सब जानने के लिए उतावले थे। मुजरिम को पहचानने के लिए एविडेंस एक्ट में बताए गए तरीके को अपनाना बेहद जरूरी है। दिव्या के केस में क्या हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने जो आइडेंटिफिकेशन परेड की थी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं हुई थी और दिव्या ने उमेश रेड्डी को अदालत में आने के बाद ही पहचाना था और ऐसी गवाही दर्ज की गई। इसीलिए दिव्या के द्वारा दी गई गवाही कोर्ट ने उस वक्त खारिज कर दी। आमतौर पर बेइज्जती के डर से औरतें पुलिस स्टेशन और अदालतों में सच नहीं बोलती हैं और इस जुर्म को चोरी और लूट का नाम दे देती हैं। हम सिर्फ औरतों से इसकी वजह ही पूछ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ औरतें ही हमें ये बता सकती हैं कि ऐसे बयान की आखिरकार वजह क्या है। और गीता के केस में जज की पुरुष प्रधान सोच को साफ तौर पर देखा गया और उसी बिना पर फैसला भी किया गया। ये सच है कि वो वहीं था और उसकी नीयत रेप करने की थी भी, पर क्या उस पर आरोप रेप होने के बाद ही लगेगा? क्या तभी वो दोषी कहलाएगा? क्या रेप की कोशिश करने वाला भी आरोपी नहीं है? उस पर दोष नहीं लगेगा? फातिमा के केस में वो इस हद तक सदमे में चली गई थी कि वो अदालत में गवाही तक न दे पाई।
इतने बुरे हालात में थी वो। जितना कि मैं जानता हूँ, जो वो क्रूरता फातिमा के साथ हुई वो सारे केसेस में सबसे बुरी थी। उसे आज भी मानसिक बीमारी, चुराया हुआ सामान तो उसके पति ने पहचान लिया था, लेकिन उसके बरी होने की वजह थी कि उसने उसकी पहचान नहीं की। अदालत तक को पता था कि उसे मानसिक बीमारी है। उन्होंने उसे जिस वजह से बरी कर दिया वो तो बहुत मामूली वजह थी। वो 3 केसेस जिसमें रेड्डी को सजा मिली, वो एक तरह से एक ऑफिसर की काबिलियत और उसकी ईमानदारी का फल था। वो जयश्री का केस था जिसमें सचमुच इंसाफ हुआ। जिस रात मेरी माँ की मौत हुई और जब उनका शरीर एम्बुलेंस में रख के वहाँ से ले जा रहे थे, तब गरुड़प्पा नाम के कांस्टेबल मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि माँ साथ क्यों नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो अब हमारे साथ नहीं चल सकती। कोई रिश्तेदार ना होने की वजह से सुरेश अपनी माँ की मौत के बाद ज्यादातर गरुड़प्पा के घर ही रहता था। मैं उनके ही घर रहने लगा, उनके बच्चों के साथ घुल मिल गया। वो मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। मैं उनके परिवार का हिस्सा बन गया। मैं मजाक करता था कि सुरेश गरुड़प्पा के गोद लिए बेटे की तरह है। वो उसके साथ पुलिस स्टेशन भी आता था। मैं नहीं जानता था कि वो लोग कौन थे और क्या काम करते थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो पुलिस हैं या चोर हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। सब मेरे दोस्त थे। मैं उन्हीं के साथ खेलता था और उन्हीं के साथ रहता था। ऑफिसर न्यामीगौड़ा ने मुझे पास बुलाया और कहा कि हमने किसी को पकड़ा है। वो एक कमरे में जमीन पर बैठा हुआ था और पुलिस वाले आसपास खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या उस दिन यही तुम्हारे घर आया था? उसने मुझे देखा और मैंने उसे, और मैंने कहा ये वही है। 1 सेकंड में कह दिया कि ये वही है। उस दिन जब वो घर पे मिला था तब उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उल्टा था। उसके जुर्म और कत्ल के तरीके को ध्यान में रखते हुए और जानते हुए कि ये केस लाखों में एक था, जस्टिस सुकन्या ने उसे मौत की सजा सुनाई। सजा मिलना आम बात है, पर मौत की सजा मिलना बहुत नाया। उसे मौत की सजा हुई ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ। लोग भी उतने ही खुश थे। ये दावा करते हुए कि उसे उसकी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना है, उमेश ने सजा कम करवाने की वकालत की। वो अदालत में ये कहकर रोया कि अगर उसे मौत की सजा हुई तो उसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन जस्टिस सुकन्या ने पलटकर जवाब दिया कि उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भाई और बहनें हैं, पर उस छोटे बच्चे सुरेश का ख्याल आखिर कौन रखेगा। और इसी तरह उमेश रेड्डी की मौत की सजा कायम रही। पल्लवी को इंसाफ मिलने के आसार तभी खत्म हुए जिस दिन सीआईडी ने उमेश रेड्डी का एक और बयान दर्ज कराने का फैसला किया। उनके पास उमेश रेड्डी का पहले का कन्फेशन पहले से ही था। वो बाकी सब कुछ छोड़कर इसी पर काम कर सकते थे, क्योंकि उन्हें जो चुराई हुई चीज थी वो मिल गई थी। ये एक ओपन एंड शट केस था, लेकिन दिक्कत थी तो बस सीआईडी इन्वेस्टिगेशन। उन 5 लोगों को केस में घसीटकर उन्होंने बेवजह ही केस को उलझा दिया। और इन सब के बीच उनका अप्रूवर सुधीर, उसने बताया कि उसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया गया था और फिर वो अदालत में मुकर ही गया। अदालत ने मान लिया कि ये जबरदस्ती किया गया, तो पूरा केस ही खराब हो गया जब सुधीर और उमेश रेड्डी ने अदालत में सुनवाई के दौरान विरोध किया। पल्लवी को गुजरे आज 25 साल हो चुके हैं। पल्लवी के साथ बहुत बुरा हुआ और वो हिंसा का शिकार हुई, लेकिन हम नहीं जानते ये किसने किया। कैसी भयानक जगह बीता तुम्हारा बचपन, जो बेवजह प्रताड़ित हुआ तुम्हारा यौवन। उस शाम तुम इस कदर क्यों चली गई, जो सुबह होते ही सबको हमेशा के लिए विदा कह गई। उस रात तुम्हारे साथ जो भी हुआ, चुप्पी तोड़ो और कर दो बयां। तुम्हारे दर्द से अफसोस है सबको, इस खामोशी से गुस्सा और निराशा है सबको। तुम्हारे लिए दिल में आक्रोश भरा है और ये खामोशी न टूटी तो इस आक्रोश का साया अंधकार में ले जाएगा सबको। मुझे याद है सन 2018 में जब मैं बेलगाम का पुलिस कमिश्नर था, तो रेड के दौरान आखिरी सेल में मैं एक कैदी से मिला। वो लगभग 50 साल का था, सफेद दाढ़ी थी उसकी। उसने मुझसे मेरा हाल पूछा। मैं तो सोच में पड़ गया कि ये आखिर है कौन, क्या मैं इसे जानता हूँ। उसने कहा, क्या सर, आपने ही मुझे गिरफ्तार किया था और 25 साल पहले जेल में डाला था, मैं आपको याद नहीं। मैं पूरी तरह हैरान था। उमेश रेड्डी को मैं कभी इस तरह से देखूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन मैं उससे आखिरी बार मिला।